हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्विज डिफेंस एकेडमी। डिफेंस एग्जाम्स में खास करके सीडीएस, एनडीए एंड सीएपीएफ में करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा। ये हमारी एक फुल फ्रेश सीरीज है सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर की। सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन में दोनों ही एग्जाम्स में करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी सिमिलर तरीके से भी रहते हैं, क्योंकि दोनों ही डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं और दोनों ही यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। और अब तो ऐसा भी है कि दोनों ही एग्ज़ाम सेम डेट पर भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम में सीडीएस में 25 से 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अराउंड 1/4 और 1/5 पार्ट जो है, अगर वो पूछा जाता है करंट अफेयर से, तो हमें उसे बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। ये हमारी एक फुल फ्लैश सीरीज है करंट अफेयर की, जो बेनिफिट करेगी डिफेंस एस्पिरेंट्स को। इससे आप अराउंड 90 टू 95 क्वेश्चंस जो है वो आप देख सकते हैं करंट अफेयर के। मतलब इस सीरीज से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं टोटल 15 पार्ट्स जो कराऊंगा, ये आज पहला पार्ट है। इस सीरीज में 15 पार्ट आएंगे, ये आज पहला पार्ट है। हर एक पार्ट से आप यहाँ से देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि हर एक पार्ट को देखने से आपके निश्चित हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिल चौधरी और ये सभी एग्ज़ाम्स जो मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। सीडीएस एग्ज़ाम मैंने 6 टाइम क्वालिफाई किया है। आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉयड ऐप में आप जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपको क्या है, एक आइकन दिखेगा जो कि डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक्स के नाम से होगा। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड जो हैं डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि PYQ हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन ये ऐप मिलेगा डिफेंस एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला करंट अफेयर जो है वो है इलेक्टोरल लिटरेसी से रिलेटेड। अभी इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, तो इससे न्यूज़ आना काफ़ी जायज़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब 2 डिपार्टमेंट हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें एक सहमति बनी है। किस किस में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ये क्या करेगी? ये इलेक्टोरल लिटरेसी को लेकर काम करेगी क्लासरूम्स में। क्लासरूम्स में आप समझिए कि ये 18 साल से कम के लोग जो हैं, जिनको अभी वोटिंग राइट्स नहीं मिले हैं, उनके लिए इलेक्टोरल लिटरेसी लाने के लिए काम करेगी। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके साथ मिलके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। ये क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को एजुकेट करेंगे इलेक्टोरल लिटरेसी के बारे में और वोटर एजुकेशन के बारे में। इलेक्टोरल लिटरेसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के बारे में जानकारी देना, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्या इश्यू चल रहे हैं फ़िलहाल देश में, उसके बारे में जानकारी देना, डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या होती है ये बच्चों को समझाना, और किस तरीके से वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए इक्वल राइट्स को फेवर करें उसके बारे में समझाना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो गए, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, इस तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। पंचायत के इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं कराता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड और भी न्यूज़ हैं, जैसे कि एनकोर नाम का एक एप्लीकेशन है, या फिर कहेंगे कि एनकोर नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। तो ये किसके लिए डेवलप किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनकोर नाम का जो प्लेटफॉर्म है, ये इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए डेवलप किया है। ये कैंडिडेट जो भी फाइल करते हैं अपने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन, उनको मैनेज करता है, उनके इलेक्शंस को मैनेज करता है। कैसे? ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को क्या है, डेटा को काफ़ी ज़्यादा कंसाइज वे में यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। जैसे राउंड वाइज डेटा हो गया, मतलब जो भी इलेक्शन का डेटा है उसको प्रोसेस कर देता है ये एनकोर नाम का जो एप्लीकेशन है। एनकोर की फुल फॉर्म क्या है? एनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ये एनकोर की फुल फॉर्म है। इसी तरीके का एक एनकोर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन भी है। ये भी हेल्प करता है रिटर्निंग ऑफिसर को, जो भी कैंडिडेट ने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है उनको स्क्रूटनाइज करने के लिए। स्वीप नाम का एक प्रोग्राम है,
वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन। अब देखिए ये भी वोटर एजुकेशन है, और थोड़ी देर पहले जो हमने किया था कि इलेक्टोरल लिटरेसी से रिलेटेड एक MOU साइन किया है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। स्वीप जो है ये वोटर के लिए है, वोटर एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए। इससे क्या वोटर लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन वोटर्स के बीच में। हमने ये जो MOU मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो साथ साइन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब चलिए सेकंड करंट अफेयर पर मूव करते हैं। आईना डैशबोर्ड जो है वो सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सी सिटीज़ के लिए? जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। आईना का क्या मतलब होता है? हम क्या कहते हैं? आईना देखिए, मतलब खुद को देखिए कि हम कैसा कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग, हम कैसा कर रहे हैं। और यही नहीं कि हम खुद को लेके कैसा कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन भी लेना चाहेंगे। थोड़ा समझा देता हूँ क्या है। इस देश में बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। हमारा एक एक्ट आया था, पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड एक्ट। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उसी एक्ट से बनी थी। अर्बन लोकल बॉडीज़, यहाँ लिखता हूँ मैं, अर्बन लोकल बॉडीज़। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक अमेंडमेंट किया गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। उसके द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज़ वो बनाई गई, और ये संविधान के शेड्यूल कौन सी में रखी गई हैं? ये शेड्यूल 12th में रखी गई थी। 12th शेड्यूल में इनको रखा गया, और इनको 9A पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया अर्बन लोकल बॉडीज़ को। किसके लिए? अर्बन सिटी के मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये जो बॉडीज़ हैं वहाँ के एरिया को अच्छे तरीके से समझती हैं, वहाँ की डेमोग्राफी को अच्छे तरीके से समझती हैं। तो ये मैनेज करेंगे, अपनी सिटी को मैनेज करेंगी, लेकिन डेटा नहीं था इनके पास, आईना नहीं देख पा रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इनके लिए एक डैशबोर्ड तैयार कर दिया है, जिस पर सारी की सारी पूरे देश की सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ आ जाएंगी। और वो क्या है, अब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी 5 थीमेटिक एरियाज़ में। कौन कौन से एरिया हैं इनको देखेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि ये एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन कर पाएंगी, एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले पाएंगी, लर्निंग कर पाएंगी कि कौन से मेजर्स हैं जो दूसरी अर्बन लोकल बॉडीज़ अपना रही हैं और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, और उसी डेटा से ये खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगी। तो ये आईना नाम का डैशबोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। 5 कौन से थीम वाले एरिया हैं जहां पर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जैसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस, फिनेंस कैसा है इन बॉडीज़ का, प्लानिंग ये कैसी कर रही हैं फ्यूचर के लिए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस ये किस तरीके से एडॉप्ट कर सकती हैं, और बेसिक सर्विस की डिलीवरी से रिलेटेड क्या क्या डेटा है इनके पास, इसको लेके जज किया जाएगा। अब पंचायत में अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ साथ पंचायत भी थी। तो पंचायत की बात करें तो वो 11th शेड्यूल में है, और पार्ट कौन से? पार्ट 9 में है। और पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इस्टेब्लिश की गई हैं। और अगर बात करें म्यूनसिपैलिटीज़ की तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में ये सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन इनका साइज जो है ना वो वेरी करता है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो सेम नहीं है। जैसे कि 3 टीयर का इसमें रहता है, नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सबसे छोटा जैसे कि एक तो होता है रूरल एरिया, फिर क्या होता है, एक अर्बन एरिया होता है। लेकिन रूरल और अर्बन एरिया के बीच में क्या रहता है, एक रर्बन एरिया भी आता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा शहर भी दिखता है, थोड़ा सा गांव भी दिखता है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है वो एरिया। तो उसके लिए नगर पंचायत बनाई गई हैं पहली स्टेज के लिए। फिर क्या होगा, छोटे शहर होंगे, ठीक है, स्मॉल अर्बन एरियाज होंगे, उनके लिए म्यूनिसिपल काउंसिल्स होंगी। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किसके लिए होंगी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए, जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इस तरीके की सिटीज़ के लिए क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगी। इनका टर्म जो रहता है वो 5 साल के लिए रहता है। 5 साल के बाद जो है दोबारा से इलेक्शन कराए जाने चाहिए। 6 महीने के अंदर इनके इलेक्शन जो है 5 साल में हो जाने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर वो है, इंडिया और यूके ने मिलकर 2+2 फॉरेन और डिफेंस का डायलॉग किया है। कहाँ, ये न्यू दिल्ली में ही हुआ है, नई दिल्ली में हुआ था, अक्टूबर 2023 में हुआ था ये, इंडिया और यूके के बीच में 2+2 फॉरेन डिफेंस डायलॉग। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों ही कंट्रीज़ के
फॉरेन और डिफेंस के जो हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो मिलते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स जो होते हैं वो मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि दोनों कंट्री किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं वेरियस आइडियाज़ को लेके, वेरियस एरियाज़ को लेके, जैसे यहाँ पर काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इस सब को लेकर बात की गई थी इस डायलॉग में। लेकिन इंडिया जो है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी करता है। लेकिन आप याद रखिए इसको, ये डिफरेंस है, मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, यूएस के साथ होता है, जापान के साथ। लेकिन क्या है कि यूके के साथ में हम क्या कर रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल का डायलॉग कर रहे हैं। यहाँ पे डिफेंस के और हमारे फॉरेन के मिनिस्टर्स शामिल नहीं है। कौन शामिल है यहाँ पर, सेक्रेटरी लेवल का ये डायलॉग है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये हमेशा न्यूज़ में बना ही रहता है, अभी क्या ग्लोबल इश्यू बन चुका है क्योंकि। तो तीसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये क्या था, ये मिनिस्ट्रियल लेवल का था। ये कहाँ हुआ, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में क्या हुआ, इंडो पैसिफिक से रिलेटेड एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो जिसकी क्या है एक मीटिंग हुई है। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई है। और ये तीसरे एडिशन की मीटिंग थी जो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। फ्रेमवर्क किसके लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रॉस्पेरिटी हम कहाँ लेके आएंगे, इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक है कहाँ पर, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। ये देखिए, ये इंडियन ओशियन है, ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ये इंडियन ओशियन से रिलेटेड है। ये इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन जहाँ पर मर्ज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इस रीजन को कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए भी पैसिफिक ओशियन में आता है। उसी वजह से यूएसए इसमें इंटरफेयर करता है। ठीक है, अब इसमें पिलर क्या है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, ट्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कनेक्टेड इकोनॉमी ट्रेड के थ्रू बनेगी, रेजिलियंट इकोनॉमी सप्लाई चेन अच्छी होगी तो बनेगी, क्लीन इकोनॉमी जैसे कि डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, फेयर इकोनॉमी, किस तरीके से फेयर इकोनॉमी, ब्राइब कम से कम दी जाए, टैक्स को ना बचाया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग ना की जाए। ये सभी देश मिलकर आपस में इन सब चीज़ों को लेकर कोऑपरेशन करते हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है, हाँ ज्वाइन किया हुआ है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है ये यूएसए ने जो है लॉन्च किया था अपने पार्टनर कंट्रीज़ के साथ। 14 पार्टनर कंट्रीज़ के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया। कब, मई 2022 में, मई 2022 में टोक्यो में इसको लॉन्च किया था, टोक्यो जापान में। क्या काम है इसका, इकोनॉमिक एंगेजमेंट को मजबूत करना अपने पार्टनर कंट्रीज़ के बीच में। कौन कौन से कंट्री इस फ्रेमवर्क में शामिल है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंडो पैसिफिक में कौन कौन से कंट्री हैं, तो वहाँ पर चाइना आता है, लेकिन इस फ्रेमवर्क में चाइना शामिल नहीं है। और चाइना क्यों नहीं है शामिल, ये ऑब्वियस है, क्योंकि ये यूएसए के द्वारा बनाया गया है फ्रेमवर्क। ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये यूएसए ने लॉन्च किया था, तो इसमें चाइना नहीं है। कौन है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रूनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया से कौन सा वाला कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, सभी कंट्रीज़ हैं, आसियान के भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन कौन नहीं है, चाइना नहीं है। ये जो फ्रेमवर्क है ये 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, और इस फ्रेमवर्क में जो कंट्रीज़ हैं वो 28% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को जो है वो कंट्रोल करते हैं, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो। ठीक है, इसमें 4 पिलर हैं। 4 पिलर कौन कौन से अभी हमने जाने हैं, 4 पिलर, जैसे ट्रेड, सप्लाई चेन, इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। इसमें से इंडिया ने 3 पिलर को तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन ट्रेड वाला जो पिलर है उसको ज्वाइन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यूएसए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया का कुछ टसल जारी है, उसको लेकर ज्वाइन नहीं किया है। अब ये जो ट्रेड था, यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा ट्रेड मैनेज होता है। ये मलेशिया हो गया, नीचे इंडोनेशिया हो गया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड जो है वो कंट्रोल किया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बताई। मैं आपको करंट अफेयर जो है ना वो रिटन एग्जाम के साथ साथ आपका एक ओपिनियन भी फॉर्म कराता हूँ कि किस तरीके से आप थोड़ी सी जानकारी लेके उसको आप आगे यूज कर सकते हैं। आगे कहाँ, जैसे एसएसबी में लेक्चरेट, जीडी, आपकी एक नॉलेज बढ़ेगी। जो भी इश्यू चल रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ मैं आपको एक ओपिनियन फॉर्म करने का नॉलेज दूंगा, एक डेटा दूंगा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग अलग है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अलग है। रीजनल डायलॉग मतलब इंडो पैसिफिक में कि जो रीजन में जो है ना उसी को लेके एक डायलॉग है। ये किसी यूएसए का नहीं है, ये अपने इंडिया का ही है। ये न्यू दिल्ली में हुआ था 2023 का एडिशन जो है। ये क्या है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग क्या है, एक एपेक्स लेवल का रीजनल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। किसका, इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी कंडक्ट कराती है इस रीजनल डायलॉग को। इसकी थीम जो थी 2023 के लिए क्या थी, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। जियो पॉलिटिकल मतलब पूरे विश्व में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो भी इम्पैक्ट हैं वो इंडो पैसिफिक को कैसे अफेक्ट करेंगे, इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम ट्रेड और कनेक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करेंगे, इसको लेकर डिस्कशन किया गया है। ये नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, नेवी के एक नॉलेज पार्टनर के तौर पर, कहाँ, दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। क्या रहता है, उसका उद्देश्य क्या है, मैरीटाइम ट्रेंड्स को जो है रिव्यू करना, रीजनल अपॉर्चुनिटी क्या है, रीजनल चैलेंजेस क्या हैं, उनको रिव्यू करना। इंडो पैसिफिक हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंडिया क्या है, एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है इंडो पैसिफिक में। तो अपने लेवल पर इंडिया जो है रिव्यू करता है इंडो पैसिफिक को। अभी क्या है, इसी रीजन में ही हम बातें कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो आसियान का जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का मीटिंग हुआ है, लेकिन ये आसियान का ही नहीं हुआ है, ये आसियान प्लस का हुआ है। आसियान प्लस में कौन कौन शामिल है, आसियान में जो 10 कंट्रीज शामिल हैं वो तो इसमें शामिल हैं ही, लेकिन इसमें और भी 8 कंट्रीज शामिल हो जाते हैं। तो आसियान प्लस का डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है उसमें 18 कंट्री जो शामिल हुए, और ये जकार्ता में हुआ था। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ये इसका 10th एडिशन था। इंडोनेशिया जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर है। आसियान क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। आसियान क्या है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसी से क्लियर हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया का साउथ और ईस्ट में यहाँ जो कंट्री हैं उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया है। किसके लिए, ये एक रीजनल ग्रुप है जो कि अपने सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कोऑपरेशन को लेके काम करता है। 1967 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ पर उसे आसियान डिक्लेरेशन भी कहते हैं, लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट तो बैंकॉक डिक्लेरेशन को लेके हुआ, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता में। मेंबर कंट्री कौन से हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। देखिए अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप पर दिखाऊं तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ना, ये है आसियान का, ठीक है। ये सभी कंट्रीज़ के फ्लैग और मैप आप देख सकते हैं। म्यांमार, यहाँ थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन कंट्रीज़ को आप याद भी रख सकते हैं कौन कौन से ये 10 कंट्री हैं इस कंट्री, ठीक है। अभी देखिए एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस जो है ये 2010 से लगातार हो रही है, ठीक है। 2010 में शुरू हुई थी अपने 8 पार्टनर के साथ में। तो 10 तो हो गए आसियान की कंट्री, 8 जो हैं वो प्लस के कंट्री हैं। कौन से हैं वो, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया, रसिया और यूएसए। अब देखिए रसिया और यूएसए वर्ल्ड लेवल पर प्लेयर हैं, वर्ल्ड में सुपर पावर हैं, ये 2 सबसे बड़े पावर हैं, ठीक है। इन्होंने चाइना को भी साथ में लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ना ये अभी उतने बड़े नहीं हैं कि चाइना को इग्नोर कर पाएंगे यूएसए की तरह। तो इंडो पैसिफिक में कुछ भी होगा तो ये कंट्री जो कंसल्ट कर रहे हैं एक बार चाइना को, ठीक। इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है और न्यूजीलैंड है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी का ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही रहता है। ये मजबूत करना चाहते हैं सिक्योरिटी को और डिफेंस कोऑपरेशन को। इससे क्या होगा, पीस और स्टेबिलिटी आएगी। ये एक दूसरे को लेके, वॉर को लेके नहीं कर रहे हैं, ये पीस के लिए कर रहे हैं। अब कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर ये फोकस करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर रेस्पॉन्स, पीस कीपिंग, मिलिट्री मेडिसिन, इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी वगैरह को लेके ये काम करते हैं।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ। कहाँ हुआ? ये देखिए, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा, ये सेकंड एडिशन है, लेकिन किस लेवल पे? मिनिस्ट्रियल लेवल पे है। यूके के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में हमने सेक्रेटरी लेवल पर किया था, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में किस लेवल पे कर रहे हैं? मिनिस्ट्रियल लेवल पर। आप ये फोटो देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं। ये डायलॉग जो है ये नई दिल्ली में हुआ है। ये मीटिंग क्या है? ये कोऑपरेशन को लेकर थी, कैसे इंडो पैसिफिक में हम किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, डिफेंस रिसर्च, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इसको लेकर किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो 5th एडिशन जो हुआ था, लेकिन ये एक चीज़ और जानना जरूरी है कि ये सेकंड एडिशन था, तो इससे पहले कोई और एडिशन हो चुका होगा, फर्स्ट एडिशन हो चुका होगा इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का। जी हाँ, 2021 में फर्स्ट एडिशन हुआ था, और सेकंड एडिशन जो है वो 2023 में आपको देखने को मिला। 5वां एडिशन हुआ इंडिया और यूएस की 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल के डायलॉग का। यूएसए के साथ क्या बहुत पहले से करते आ रहे हैं हम ये डायलॉग जो है, तो ये 5वां एडिशन पहुंच गया है उसका। ये भी नई दिल्ली में ही हुआ था। ये जो है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बोला जाता है यूएसए में, तो दोनों ही मिनिस्टर जो हैं यूएसए के इंडिया आए थे इस डायलॉग को अटेंड करने के लिए। और ये 2+2 डायलॉग और किसके साथ करते हैं हम? जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड रसिया के साथ भी करते हैं, और यूएसए के साथ तो ऑफकोर्स करते ही हैं। तो इन सभी कंट्रीज़ के साथ हम 2+2 के डायलॉग जो है वो करते हैं। यूएसए के साथ में कैसे रिलेशन है इंडिया के? जैसे यूएसए इंडिया का जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मतलब इंडिया से जो एक्सपोर्ट जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यूएसए को जा रहे हैं। विश्व में इंडिया कहीं भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो यूएसए को कर रहा है। इंडिया का जो है यूएसए 3rd लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है, मतलब इंडिया क्या है पूरे विश्व में सबसे बड़ा डिफेंस जो है इम्पोर्टर है। हम भारतीय क्या है विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं बाहर के देशों से। यूएसए जो है वो नंबर 3rd पर आता है हम जहाँ से हथियार खरीदते हैं। नंबर 2 कौन है? नंबर 2 है फ्रांस। नंबर 2 फ्रांस है। जी हाँ, यूएसए से भी ज़्यादा हम फ्रांस से हथियार खरीदते हैं। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है रसिया। रूस से हम सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, तो रसिया, फ्रांस और यूएसए। इंडिया जो है यूएसए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर है। इंडिया ने एक ट्रीटी भी साइन की हुई है कोऑपरेशन के लिए, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे बेका कहते हैं। इंडिया जो है एक और एग्रीमेंट साइन करना चाहता है यूएसए के साथ में, और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा है? सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, इस एग्रीमेंट को भी साइन करना चाहते हैं। इंडिया ने एक यूएसए की फोरम को भी ज्वाइन किया है। क्या है? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई को इंश्योर करेगी। यूएस ने इसकी शुरुआत की है। जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं, चाइना में काफ़ी चिप बनती है, उसको लेकर ये फोरम जो है तैयार की गई है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, पहले बता देता हूँ एक बार ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ क्या है? एक टर्म है जो डेवलपिंग या फिर कम डेवलप हुई या फिर डेवलप होने की दिशा में जो कंट्री हैं उनको लेके यूज किया जाता है। ये वर्ल्ड मैप है, आप एक बार देखिए। नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, एशिया की जैसे रसिया वाली कंट्री जो है, ये सभी कंट्री आपको, नॉर्डिक कंट्रीज़, ये सभी कंट्रीज़ आप देखिए आपको कैसी दिख रही हैं। ये कंट्रीज़ क्या है आप देखेंगे ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं आपको ऊपर वाले एरिया में देखने को मिलेंगी। तो आप नॉर्थ में, ग्लोबल नॉर्थ में ज़्यादातर जो कंट्री हैं वो डेवलप्ड हो चुकी हैं, लेकिन साउथ में जैसे साउथ अमेरिका में ब्राज़ील हो गया, डेवलपिंग है। पेरू, चिली, अफ्रीका में ये तो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं ही अफ्रीकन रीजन में, तो इंडिया में भी, एशियन में भी, ठीक है। आसियान जो हमने अभी डिस्कस किया था, चाइना, ये सभी कंट्री कौन से हैं? ये डेवलपिंग कंट्री हैं। तो एक ब्रेंडेट नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने एक ग्लोबल लाइन जो है, ब्रेंडेट लाइन जो है वो बनाई। ये जो लाइन है ये देखिए, ये इस तरीके से वो बनाई और बताया कि साउथ में जो कंट्री हैं वो मोस्टली अंडर डेवलप्ड हैं। इसे कहा जाता है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कि ये जो कंट्री हैं अभी डेवलप नहीं हुए हैं, ये अभी डेवलप हो रहे हैं। ग्लोबल साउथ में सदर्न रीजन में आने वाले सभी कंट्री शामिल हैं, लेकिन 2 कंट्री नहीं है।
एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, ये डेवलप्ड कंट्री हैं। तो ग्लोबल साउथ जो वर्ल्ड है, जो एक बताया गया है कि वो अंडर डेवलप्ड है, उनकी बातों को लेकर एक वर्चुअल समिट की जाती है, इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, के ग्लोबल साउथ की वॉइस को हम उठाएंगे वर्ल्ड लेवल पे। तो ये इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, ये वर्चुअल समिट थी, ये इसका सेकंड एडिशन था। इसकी थीम जो थी वो थी ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ। ग्लोबल साउथ क्या है, एक साथ है सभी की ग्रोथ के लिए और सभी के विश्वास के लिए। इसका फोकस क्या है, फोकस ये है कि जो भी मोमेंटम हमने जनरेट कर लिया है ग्रोथ को लेके, उसको हम इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव और प्रोग्रेसिव वे में मेंटेन करना चाहते हैं। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, इसी ग्लोबल साउथ समिट में दक्षिण नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जो ग्लोबल साउथ एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। उन्होंने एक 5C का फॉर्मूला भी दिया, कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता को बढ़ावा देना। इसी तरीके से हम डेवलप हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा। इंडिया ने सबसे पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी होस्ट की थी, जिसमें 125 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और उसकी थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, मतलब हम अपनी वॉइस को एक यूनाइट होकर उठाएंगे, और यूनिटी ऑफ पर्पज, हमारा पर्पज भी सेम है इसलिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। अब ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट तो है, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं इंडिया को लेके कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी में, मैरीटाइम कोऑपरेशन में, मैरीटाइम ट्रेड में किस तरीके से मैरीटाइम इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ये मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई थी, कनेक्शन बनाने के लिए। कनेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिए, मैरीटाइम लेवल पे कोलैबोरेट कीजिए, क्रिएट कीजिए नई नई टेक्नोलॉजी को, उसको लेके ये समिट की गई थी। इस समिट में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने क्या है, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया। बहुत ही लंबे समय के लिए अपना एक विजन लॉन्च किया है 2047 तक के लिए। क्या है इस विजन को, 11 ओवर आर्किंग थीम्स जो हैं वो डिसाइड की गई हैं, जहाँ पर इंडिया जो है वो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैरीटाइम सेक्टर में कोऑपरेट करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, इनिशिएटिव लेके आएगा। ठीक है, हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट हैं। ये जो 12 मेजर पोर्ट हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, मेजर पोर्ट जो हैं। लेकिन नॉन मेजर पोर्ट्स जो हैं वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, वो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है मैनेज एंड कोऑपरेट किए जाते हैं। लीप अहेड इनिशिएटिव, लीप की फुल फॉर्म क्या है, लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड्स एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पायनियरिंग अहेड। मतलब क्या हुआ, टेक एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको एक एक्सेलरेटेड मतलब बढ़ती हुई ग्रोथ देने के लिए पायोनियर किया जाएगा। ये एक पैन इंडिया लेवल का इनिशिएटिव है लीप अहेड। क्या होगा, जो भी टेक एंटरप्रेन्योर हैं, टेक स्टार्टअप हैं, उनको हाई क्वालिटी मेंटरशिप दी जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका ज़्यादातर हमेशा आगे रहा है, लेकिन अब इंडिया से भी टेक स्टार्टअप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, $1 बिलियन में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या उनको और सपोर्ट करेगी, हाई क्वालिटी मेंटरशिप देगी, जो भी शुरुआत कर रहे हैं उनको। उनके लिए इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आया जा सकता है, इसकी एक इंश्योरेंस देगी, एक अश्योरेंस देगी। उनको जो ग्लोबल कनेक्शंस हैं उनको एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगी, जो भी स्टार्टअप्स हैं उनकी हेल्प करेगी कि आप ग्लोबल कनेक्शन बनाइए और इन्वेस्टमेंट लेके आइए, मेंटरशिप हम करेंगे उस तरीके से। ये जो लीप अहेड इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया किसके साथ मिलके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और इंडस एंटरप्रेन्योर्स और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ। इन्वेस्टर्स भी जरूरी हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे स्टार्टअप, गवर्नमेंट थोड़ी किसी को पैसा देगी। तो ये स्टार्टअप समिट था। अभी ये क्या, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का एक इनिशिएटिव है। तो ये जो लीप अहेड है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का ही इनिशिएटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का इनिशिएटिव। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये क्या, ये एक प्रीमियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है मेटी के अंडर में। ये प्रमोट करती है सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करें, हम भारत में सॉफ्टवेयर बनाए जाएं
और वो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाएं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उसी के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो हम भी सॉफ्टवेयर बनाएं और एक्सपोर्ट करें। उसको लेकर नर्चर करने की कोशिश करती है टेक स्टार्टअप के इकोसिस्टम को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। अब लीप का क्या मकसद होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगी इस इनिशिएटिव की? ये प्रोडक्ट मार्केट फिट को ढूंढेगा, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आपका कस्टमर सेगमेंट कौन सा है स्टार्टअप को, ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटजी देगा, बिजनेस कंप्लायंस को लेके हेल्प करेगा, इसी तरीके से फंड रेजिंग वगैरह को लेके हेल्प करने वाला है। माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, माइक्रो फाइनेंस क्या है? बहुत ही छोटे लेवल पर। जैसे माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, ये रेफर करता है फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ दी जा रही हों लो इनकम इंडिविजुअल्स को, उन इंडिविजुअल्स को जिनकी इनकम लो है, या फिर लो इनकम इंडिविजुअल्स के ग्रुप को, ठीक है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग को यूज नहीं कर सकते, जैसे कि सब्जी वाले वेंडर्स हैं, फल विक्रेता हैं, परचूनी की दुकान जो चलाते हैं, उस तरीके से। मतलब छोटे दुकानदार, छोटे काम करने वाले जो हैं, उनको माइक्रो फाइनेंस के अंडर में लिया जाता है, जो उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, लो इनकम है जिनकी। तो एक रिपोर्ट जो वो लॉन्च की गई है, माइक्रो मैटर्स, मैक्रो व्यू, मतलब मैटर तो छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका व्यू हम क्या एक ब्रॉड लेके चलेंगे, क्योंकि उनको ग्रो करना है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की गई है? ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का एक नेटवर्क खुद में बना हुआ है, उन्होंने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। क्या है ये? एसोसिएशन है NBFCs की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर के अंदर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। क्या नाम है उस ग्रुप का? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। ये एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। ये एक एम्ब्रेला बॉडी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की। अब इस रिपोर्ट को लॉन्च किया तो क्या पाया गया इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में पाया गया है कि NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो सबसे बड़े लेंडर हैं, वो सबसे ज़्यादा लोन जो है देते हैं जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनको। लेकिन ये आते हैं सेकंड लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे कौन है? सबसे ज़्यादा लोन तो कौन देता है? वो बैंक ही देते हैं, जो फुल फ्लेज्ड बैंक है वही सबसे ज़्यादा लोन देते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो NPF था, नॉन परफॉर्मिंग NPA था, नॉन परफॉर्मिंग असेस जो थे, जो पैसे वापस नहीं आ रहे थे, वो अभी इम्प्रूव हुआ है। पहले क्या है, लोग 5.6 था ये NPA, अभी ये 2.7% रह गया। मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है उनकी हालत जो वो सुधर रही है देश में। इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो बैंक से लिंक किया है, E-शक्ति नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं, उनके अकाउंट को डिजिटाइज किया जा सके। PM स्वादिनी नाम की स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ने, जिससे कि स्ट्रीट वेंडर्स को क्या है अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड की जा सके, कैपिटल लोन प्रोवाइड की जा सके। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर के रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं और ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। किसने तैयार किया है? ये तैयार तो किया है स्टॉक एक्सचेंज जो हैं भारत की, सभी स्टॉक एक्सचेंज, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज हैं सबने मिलके, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NCDX, इन सभी ने मिलके इसको तैयार किया है। लेकिन लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रीमाइसेस पर। ये क्या करेगा? जो भी ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेडिंग करते टाइम जो सिक्योरिटी और टेक्निकल ग्लिचेस जो आते हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन प्लेटफॉर्म, ये माधवीपुरी बुक जो सेबी की चेयरपर्सन हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है 2023 में। मतलब 2023 में ये नई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके लिए लॉन्च की गई है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि ये प्रोवाइड करेगा सर्टिफाइड और साइंटिफिकली प्रिपेयर किए गए सीड्स को फार्मर्स को,
जो भी भारत के फार्मर हैं उनको सर्टिफाइड और साइंटिफिकली प्रिपेयर किए गए बीज जो है उपलब्ध कराएगा कंट्री में। ये क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो किया गया है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के अंडर में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, क्योंकि ये किसी एक स्टेट में काम नहीं करेगी, बहुत सारी स्टेट में ये काम करेगी, इसी वजह से इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में लॉन्च किया गया है। ये क्या है, ट्रेडिशनल तरीके से जैसे हम सीड्स को कंजर्व करते थे उसको लेकर काम करेगी और उसी के प्रमोशन और रिसर्च पर ये ध्यान देगी। ये किसके जॉइंटली ये प्रमोट की जा रही है, ये भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड किसके द्वारा जॉइंटली प्रमोट की जा रही है, इफ़को, क्रबको, नाफेड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन सभी के द्वारा मिलकर इसको प्रमोट किया जा रहा है। इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का जो कंपटीशन कमीशन है वो मेंबर बन चुका है इसकी एक एपेक्स लेवल की बॉडी का। एपेक्स लेवल की बॉडी होती है स्टीयरिंग कमेटी या फिर स्टीयरिंग कमेटी का ग्रुप। तो स्टीयरिंग ग्रुप का मेंबर इंडिया बन चुका है, 2 साल के लिए बन गया है स्टीयरिंग ग्रुप का मेंबर इंडिया। और ये इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क जो है इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, 2001 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका कोई भी फॉर्मल सेक्रेटेरिएट, कोई भी फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है पूरे विश्व में। जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो 15, जैसे हमारे भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसी तरीके की 15 एजेंसी ने मिलके इसको जो फॉर्म किया था। ये एक इनफॉर्मल नेटवर्क है, ये एक फॉर्मल ग्रुप नहीं है, इसी वजह से इसका हेडक्वार्टर नहीं है। लेकिन इसमें 140 कंपटीशन की अथॉरिटी हैं, मतलब 140 देशों की कंपटीशन अथॉरिटीज़ इसमें शामिल हैं। क्या चाहता है, क्या इसका मिशन है, इसका मिशन ये है कि ये सुपीरियर स्टैंडर्ड और प्रोसीजर फॉलो करवाना चाहता है पूरे विश्व में कंपटीशन की पॉलिसी को लेकर। और अगर इसी के बारे में और थोड़ी बहुत अगर हम बात करना चाहें तो किस तरीके से काम करता है, इसको तो हमने जैसे देख लिया कि 2001 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें, क्योंकि इससे भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंपटीशन एक कंपटीशन की एक्ट थी, द कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कब एस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था? 2003 में। ये तो एक्ट था 2002 का, एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 2003 में। किसकी बात कर रहे हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। और ये स्टार्ट कब से हुआ है, फंक्शनल कब से हुआ है? फंक्शनल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2009 से हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंडर में ये काम करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सभी जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये लास्ट करंट अफेयर है। रेफरेंस फ्यूल्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1959 में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के जो हेड हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम हैं वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं हमारे। और IOCL के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य हैं, श्रीकांत माधव वैद्य हैं। ये बस आपको थोड़े से फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है डिफेंस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया रेफरेंस के लिए ये पूछा जा सकता है। 1959 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। IOCL ने लॉन्च कर दिया है भारत का सबसे पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल। गैसोलीन जो है वो पेट्रोल को कहते हैं, गैसोलीन एंड डीजल रेफरेंस फ्यूल लॉन्च कर दिया। अभी रेफरेंस फ्यूल होता क्या है? रेफरेंस फ्यूल क्या होता है? ये हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है। इस फ्यूल में हाई ऑक्टेन होते हैं, बहुत ही हाई लेवल का फ्यूल होता है, ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो यूज़ करती है व्हीकल की टेस्टिंग के लिए, पार्ट्स की टेस्टिंग के लिए और सर्टिफिकेशन देने के लिए। उसमें हाई लेवल का फ्यूल जो है यूज किया जाता है। अभी तक ये जो फ्यूल है ये इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था यूरोप से और USA से, लेकिन अब ये इंडिया में बनने लगेगा तो
तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफ़ी बचेगा, ठीक है। इससे हमारे इंपोर्ट कम होंगे, इससे फ़ायदा होगा। तो इंडिया ने ये बना लिया है। देश में कुछ 3-4 ही रिफाइनरी हैं, सॉरी देश में नहीं, पूरे विश्व में कुछ 4-1 ही रिफाइनरी हैं जो ये काम करती हैं। इंडियन ऑयल ने भी ये काम करके दिखा दिया है। अभी आप इस लेक्चर का PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे? गूगल प्ले स्टोर। केवल एंड्रॉयड ऐप है हमारा, iOS के लिए ऐप है नहीं। आप इसे डाउनलोड कीजिए ऐप को। वहाँ पर ऐप में आप कहाँ जाएंगे? डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक का आपको एक सेक्शन मिलेगा, उसमें जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर की क्वालिटी को लेके आपके क्या विचार हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आप इसमें कुछ चाहते हैं कि कोई एडिशनल चीज़ जो मैं इंक्लूड करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा करेज होगा, इनक्रेजमेंट होगा, तो मैं आपके लिए और ही बेहतर तरीके से इस लेक्चर को जल्दी ला पाऊँगा। 15 क्लासेस हम करेंगे और 15 दिन में हम ख़त्म कर देंगे, 15 डेज़ में 15 क्लासेस को, और आपका करंट अफेयर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा और आपको कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।